हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम हैं नितिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के अगले लेक्चर पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस में चैप्टर 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही चैप्टर 2 अपवर्तन चैप्टर के लेक्चर्स आपके पास लेके आऊंगा। क्लास 10 साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन होने की मेन रीजंस क्या हैं, और रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए लेंस कैसे होते हैं, उनको स्टडी करेंगे, उनके फिनोमेना, इन सब के बारे में हम एक डीपली केस स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि कहां से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, चैप्टर सेकंड है, नाम है अपवर्तन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। अच्छा, बात करते हैं। पहला हेडिंग है अपना प्रकाश का अपवर्तन। समझते हैं। जब प्रकाश यानी कि लाइट, रोशनी, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। समझते हैं। जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, यहां पर पारदर्शी माध्यम का मतलब होगा हमारा निर्वात, कांच, जल और वायु। ठीक है बच्चों, यहां पर पारदर्शी माध्यम का मतलब होगा निर्वात, कांच, जल या वायु। तो जब प्रकाश इनमें से किसी एक माध्यम से निकलकर इन्हीं किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तब अपने मार्ग से क्या हो जाएगी बच्चों? विचलित। क्या हो जाएगी बच्चों? विचलित। विचलित यानी कि अपने वो मार्ग से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज। समझते थोड़ा फिगर से। हमने फिगर लिया है, एक बीच में एक लाइन है, इसके ऊपर साइड जो माध्यम है, वो माध्यम सपोज करते हैं कि वायु है, और जो नीचे माध्यम है समझते हैं कि वो जल है। क्या है बच्चों? जल है। ऊपर माध्यम वायु का है, नीचे माध्यम जल का है। तो बात करते हैं, जब प्रकाश किरण वायु के माध्यम से जल के माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करेगी, उस समय पर क्या होगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन की वजह से वो अपने मार्ग से, अच्छा देखिए, प्रकाश किरण ये है, यहां से सीधी आनी चाहिए थी, बट क्या हुआ? यहां पे ना जाके वो अपनी जगह से थोड़ा सा टिल्ट हो गई, और यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुड़ गई। ठीक है, तो जब अपना माध्यम चेंज करे प्रकाश जब अपना माध्यम चेंज करे, उस समय पर उसके मुड़ जाने की घटना को, यानी कि अपनी डायरेक्शन से चेंज होने की घटना को क्या बच्चों को कहते हैं हम? अपवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हमने जब लास्ट प्रैक्टिकल किया था, किसका? वो वाला पेन वाला, उसमें हमने आपको बताया था कि ग्लास जिसमें पानी भरा था, जिसमें हमने एक पेन यूज किया था। ठीक है, तो इस पेन में क्या था? देखिए, पेन तो सीधा टिल्ट था, सीधा सीधा था, बट मुझे दिखाई वो कुछ ऐसा दे रहा था, हल्का सा टेढ़ा। ठीक है, मेरा जो पेन था वो मुझे हल्का सा टिल्ट दिखाई दे रहा था, हल्का सा टेढ़ा। तो देखिए, ये जो फिनोमेना था, ये फिनोमेना बच्चों किसकी वजह से था? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अच्छा, पेन था तो ओरिजिनल साइज उसका सीधे था, बट हमें वो हल्का सा टिल्ट दिखाई दे रहा था बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा बच्चों? विचलित। क्या हो जाएगा? विचलित। समझते हैं। देखिए, सेम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, पेन यहां पे क्या है बच्चों? सीधा है। कैसा है? सीधा। बट पानी में डालते ही आप देखेंगे कि वो कैसा हो जाएगा? हल्का सा टिल्ट, हल्का सा टेढ़ा। देख सकते हैं आप इसे, आप आंखें देख पा रहे हैं इसे। ठीक है, पेन क्या हो रहा है बच्चों? हल्का सा टिल्ट यानी टेढ़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। अच्छा, पेन तो एक्चुअल में सीधा है, बट मुझे आवाज क्या हो रहा है कि पेन टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे एक तरह से आंखों का धोखा हो रहा है।
ठीक है, पेन रियल में ठीक है, ओके, बट मुझे क्या लग रहा है, पेन हल्का सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ओके, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी कि ये मुझे रियल में है नहीं, बट मुझे रियल में ऐसा लग रहा है, यानी कि मेरी आंखों को ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या कि पेन टिल्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना हुआ प्रकाश का, इसी फिनोमेना को बच्चों में क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें अपना टॉपिक आगे। अब हम समझते हैं कि यहां पे विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। इसके बाद फिर हम लेक्चर को जारी रखेंगे। पहले समझते हैं व्हाट इज विरल माध्यम एंड व्हाट इज सघन माध्यम। ठीक है बच्चों, समझते हैं। मैंने आपको 4 माध्यम बताए थे। पहला निर्वात, दूसरा वायु, तीसरा जल और चौथा कांच। यहां पर ये सभी के सभी माध्यम कैसे हैं बच्चों, पारदर्शी। कैसे हैं बच्चों, पारदर्शी, यानी कि ट्रांसपेरेंट माध्यम है। ठीक है, और आपको पता है पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है। तो निर्वात, वायु, जल, कांच, ये क्या बच्चों हम यहाँ पे माध्यम क्या है बच्चों, वो माध्यम जहां पे प्रकाश चल सकता है। अच्छा, अब समझते हैं निर्वात की जो डेंसिटी है, यानी कि घनत्व। क्या घनत्व, बिल्कुल ना के बराबर होता है। वायु का घनत्व निर्वात से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सबसे बच्चों जो कम घनत्व होता है ना के बराबर, वो होता है किसका, निर्वात का। किसका, निर्वात, यानी कि वैक्यूम का। उससे ज्यादा घनत्व होता है बच्चों वायु का। किसका, वायु का। उससे ज्यादा घनत्व होगा बच्चों जल का, इन वाटर का। और उससे अधिक घनत्व होगा बच्चों कांच का। किसका, कांच का। अब यहां मेन बात ये आती है कि घनत्व होता क्या है, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी। थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए एक रूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वहीं एक सेम रूम में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, एक रूम में 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और सेम एरिया के रूम में 50 स्टूडेंट्स और बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिए थोड़ा ध्यान, बात को ध्यान से। किस रूम में जगह ज्यादा नहीं होगी 50 वाले में, किस रूम में स्पेस ज्यादा होगा 10 वाले में। क्यों, क्योंकि यहां पे एक यूनिट एरिया में पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है, ज्यादा। और यहां पर उसी यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है बच्चों, कम। क्या है, कम। इस हिसाब से इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। सुनिए, जिस यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिस यूनिट एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है उसकी डेंसिटी कम है। इसी हिसाब से निर्वात में वायु के कण होते नहीं है, वायु में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स वायु की तुलना में पास पास होते हैं, और कांच जो क्या होता है बच्चों, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड, यानी कि ठोस, उसके मॉलिक्यूल्स जल की तुलना में और पास पास में होते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, वायु के जो मॉलिक्यूल्स यानी कण होते हैं दूर दूर होते हैं, जल के मॉलिक्यूल्स वायु की तुलना में और पास पास में होते हैं, और कांच के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत पास पास में होते हैं। तो इस हिसाब से सबसे कम घनत्व होता है निर्वात में, कोई घनत्व होता नहीं है। खैर, वायु का घनत्व उससे ज्यादा, जल का घनत्व उससे भी ज्यादा, और कांच का घनत्व उससे भी ज्यादा। सुनिए यहां से, अब जब हमने क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो माध्यम क्या मिलेंगे, कोई भी दो माध्यम क्या लेंगे बच्चों, कोई भी दो माध्यम लेंगे, और उन माध्यमों में से एक का घनत्व ज्यादा होगा दूसरे के घनत्व की तुलना में, यानी जो घनत्व ए होगा उसका घनत्व बी की तुलना में क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, या तो कम या तो ज्यादा। तो जिसका घनत्व ज्यादा हो, क्या बच्चों, ज्यादा, उस माध्यम को बोलेंगे सघन माध्यम। क्या बच्चों, सघन माध्यम। और जिस माध्यम का घनत्व कम हो, क्या हो बच्चों, कम, उस माध्यम को हम बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बच्चों, विरल माध्यम। इंग्लिश में से हम बोलेंगे डेंस मीडियम, और इंग्लिश में से हम बोलेंगे रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे सघन माध्यम,
और जिस माध्यम का घनत्व कम हो उसे हम बोलेंगे बच्चों विरल माध्यम। आई होप क्लियर है आपको इतना। अब इन सघन और विरल से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ केसेस हैं, अब हम उन केस को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, अब चलते हैं इसमें अपने अगले टॉपिक पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन से जुड़े हुए कुछ केसेस जो जुड़े होंगे सघन और विरल माध्यम से। ठीक है, पहला केस है बच्चों अपना, बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट कहता है जब प्रकाश किरण बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम का बच्चों विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करे, प्रवेश करती है। ध्यान रखें, विरल यानी कि जिसका घनत्व कम हो और सघन यानी कि जिसका घनत्व ज्यादा हो। यानी कि जब प्रकाश किरण कम घनत्व वाले माध्यम से ज्यादा घनत्व वाले में प्रवेश करे, जिसे बोलेंगे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, तब वह अविलंब की ओर झुक जाती है। बात क्लियर रखें, तो क्या होगा बच्चों, वो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाया है यहाँ पे, यहाँ बीच में एक मेरा एक बेस है, बेस के ऊपर विरल, बेस के नीचे सघन माध्यम। इसको मैंने ब्लैंक रखा है दिखाने के लिए कि डेंसिटी कम है। इसको मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉस की है जल के लिए दिखाने के लिए कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, फॉर दैट पर्पस ओनली। तो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये है मेरी प्रकाश किरण, क्या है बच्चों, प्रकाश किरण। और जो ब्लैक यहाँ परपेंडिकुलर लाइन है, जो लंबवत रेखा है, वो है मेरा अभिलंब। क्या है बच्चों, अभिलंब मेरा। ठीक है, तो मैंने कहा जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये प्रकाश किरण यहां से आई और यहाँ पर टकरा के इसमें प्रवेश कर जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों माध्यम पारदर्शी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अपना अपवर्तन होगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, जो किरण सीधी जानी चाहिए थी वो सीधी की जगह क्या होगा बच्चों, जो किरण यहाँ से सीधी स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो सीधी स्ट्रेट ना जाके क्या होगा, अविलंब, इस अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगा, अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। जैसे अभी हमने उसमें देखा था एग्जाम्पल में, अपने पेन वाले एग्जाम्पल में, पेन क्या हुई थी बच्चों, टिल्ट क्या हुई थी, थोड़ी टेढ़ी हुई थी। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अविलंब क्या होगा बच्चों, लाइन जो अविलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। ये कहता है अपना केस वन। केस वन बच्चों क्या कहता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन बात करें केस सेकंड की, केस ए में से उल्टा है। इसमें क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, क्या बच्चों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। देखिए प्रकाश किरण सीधी सीधी आई, अब क्या होना चाहिए था, ये प्रकाश किरण यहां से सीधी सीधी निकलनी चाहिए थी, बट नहीं, क्या हुआ, ये अविलंब से दूर हट गई। क्या बच्चों, अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, ये थे अपने यहाँ पे केस वन और केस टू। फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। केस वन में बच्चों देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा सोचना नहीं है। जब विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, जब विरल से सघन तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल तो अविलंब से दूर हट जाएगी। क्लियर पॉइंट, जब विरल से सघन तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल तो अविलंब से दूर हट जाएगी। सिंपल सी बात है। अब आते हैं इसमें छोटा सा अपना केस और आता है, इसे हम केस थर्ड कहते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट हो रहा है, इसे हम अपना केस थर्ड बोलेंगे। केस थर्ड यहां पे क्या होगा बच्चों, जनरली मैं यहां पे फिर से थोड़ा सा लेता हूं उसको, हो सकता है आपको कुछ बुक्स में मिले कुछ बुक्स में ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, अगला पॉइंट मेरा बच्चों ये है कि अगर प्रकाश किरण, अगर कोई प्रकाश किरण बेस के 90 डिग्री एंगल पर किसी पृष्ठ पर आपतित हो, क्या हो बच्चों, बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बेस पर आपतित, आपतित यानी कि आए, तो वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन, यानी बिना किसी विरोध के, बिना कहीं भटके। प्रकाश किरण क्या होगी बच्चों, यहां से सीधी निकल जाएगी बिना अपनी जगह से विस्थापित हुए। ठीक है, ना तो ये अविलंब की तरफ झुकेगी ना अविलंब की से दूर हटेगी, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों, ये बच्चों कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब प्रकाश किरण बेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना दी हो, या फिर आप कह सकते हैं जब प्रकाश किरण अभिलंब के साथ समांतर हो। क्या बच्चों, अभिलंब के साथ समांतर। मैं कह सकता हूं कि जब प्रकाश किरण मेरे अभिलंब के साथ क्या हो बच्चों, समांतर, क्या हो, समांतर हो, तब प्रकाश किरण बिना कोई डिफ्लेक्शन दिखाए सीधी निकल जाएगी। ये था बच्चों अपना केस थर्ड। ठीक है, इसके बाद अपना अगला पॉइंट होगा अपना, जिसमें हम पढ़ेंगे
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बच्चों अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपवर्तन के नियम। क्या बच्चों? अपवर्तन के नियम। प्रकाश को जो ये भी हमने अपवर्तन पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ नियम। चलिए शुरू करते हैं। पहले नियम है अपना प्रथम नियम। क्या बच्चों? प्रथम नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बच्चों? दो। कितने? दो, प्रथम और द्वितीय। पढ़ते हैं प्रथम नियम क्या कहता है। प्रथम नियम बच्चों कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा समझते हैं इसे। मैंने बोला आपतित किरण, तो जो प्रकाश किरण आएगी उसे हम बोलेंगे बच्चों आपतित किरण। अपवर्तित किरण, जो प्रकाश किरण रिफ्लेक्शन के बाद होके जाएगी उसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अविलंब यानी कि ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। ये तीनों कहां होंगे बच्चों? तीनों होंगे एक ही तल में। कहां बच्चों? एक ही तल में। तीनों के तीनों एक ही बेस में होंगे। आपतित किरण यहीं जा रही है, यहीं से होके अपवर्तित किरण आ रही है, और यहीं पे क्या बच्चों आपका आपतन बिंदु, ठीक है। यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, ऐसा कहता है मेरा नियम नंबर 1, प्रथम नियम। अब पढ़ते हैं द्वितीय नियम, जो आपका इंपॉर्टेंट नियम है काफी। सुनिए ध्यान से, ये क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए। तो सुनिए ध्यान से, यहां पे जो आपका एंगल आई है, क्या बच्चों? जो आपका एंगल आई है वो है आपका आपतन कोण। क्या बच्चों? आपतन कोण। यानी कि कितने कोण से आपका प्रकाश किरण आ रही है, और आपको जो एंगल आर है वो है बच्चों अपवर्तन कोण। क्या है बच्चों? अपवर्तन कोण। यानी प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कितने कोण से जा रही है, ठीक है। प्रकाश किरण जितने एंगल से आएगी वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, और प्रकाश किरण जितने एंगल से जाएगी वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तित कोण। यानी कि मैंने बोला आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है बच्चों साइन। क्या होता है? साइन। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन, ये वही चीजें हैं। तो बात कर रहे हैं साइन आई की, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे बोलेंगे साइन आर, ठीक है। फिर सुनिए, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे बोलेंगे साइन आर का अनुपात, अनुपात यानी कि रेशियो क्या रहेगा बच्चों? नियतांक। ये मेन चीज समझनी थोड़ा है यहाँ पे। नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट यानी कि फिक्स। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं कि साइन आई अपॉन साइन आर, क्या बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेगा बच्चों? हमेशा हमेशा रहेगा नियतांक। क्या रहेगा बच्चों? नियतांक। किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए साइन आई अपॉन साइन आर का मान बच्चों क्या रहता है? नियतांक। क्या रहता है बच्चों? नियतांक। क्या रहता है? नियतांक। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक, इसे हम स्नेल का नियम, क्या बच्चों? स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसे? जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन का नियम सेकंड है, इस नियम को हम क्या बच्चों कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या बच्चों? स्नेल का नियम भी कहते हैं हम इसी नियम को। यहाँ पे एंगल आई आपका आपतन कोण है, यानी जितने एंगल से प्रकाश आया है, और एंगल आर आपका अपवर्तन कोण है, यानी जितने एंगल से प्रकाश अपवर्तित हुआ है। थोड़ा समझते इस चीज को थोड़ा ध्यान से। नियतांक का मतलब, नियतांक का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी प्रकाश किरण आएगी, जब एक पर्टिकुलर माध्यम से एक पर्टिकुलर दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसका जो वहां से जो टिल्ट होने का यानी जो झुकने का जो सीन होगा वो हमेशा फिक्स कैसा रहेगा बच्चों? फिक्स रहेगा आपका। याद रहे, इसे हम क्या कहते हैं? नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों? नियतांक। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, प्रथम नियम और प्रकाश का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, सेकंड लॉ कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात कैसे रहता है बच्चों? नियतांक। कैसे रहता है? नियतांक। जो किरण आएगी आपतित किरण, जो किरण जाएगी अपवर्तित किरण, जिस किरण पे जिस पॉइंट पे किरण आएगी उसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। ये तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरी बात, जिस एंगल से लाइट आएगी, एंगल आई, उसकी ज्या यानी कि साइन आई, जिस एंगल से लाइट गई
उसकी ज्या यानी एंगल आर यानी साइन आर का अनुपात क्या रहेगा बच्चों, नियतांक। क्या रहेगा, नियतांक। यहां से अपना एक फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले को हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जिसका नाम है अपवर्तनांक। क्या बच्चों, अपवर्तनांक अपना अगला टॉपिक होने वाला है। अब चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। ओके बच्चों, अपना अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। क्या बच्चों, अपवर्तनांक। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। थोड़ा चीजों को ध्यान से पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है समझे ध्यान से। एक वर्णीय प्रकाश के लिए, यहां हम बात कर रहे हैं एक वर्णीय प्रकाश की, किन्हीं दो माध्यम, क्या बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जगह sin i तथा अपवर्तन कोण की जगह sin r। क्या बच्चों, आपतन कोण की जगह sin i और अपवर्तन कोण की जगह sin r का अनुपात नियतांक होता है। सेम एज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के द्वितीय नियम के सेम है ये। sin i बट्टे sin r क्या होता है बच्चों, नियतांक। क्या होता है, नियतांक। हम यहाँ पे इसे नियतांक को प्रदर्शित करेंगे किससे बच्चों, स्मॉल n से। किससे, स्मॉल n से। इसे स्मॉल n से या फिर म्यू, ये एक ग्रीक भाषा का लेटर है, इससे हम म्यू बोलते हैं। ठीक है इससे प्रदर्शित क्या करते हैं बच्चों, इससे हम इसे प्रदर्शित किसको करते हैं, नियतांक को, यानी कि अपने अपवर्तनांक को। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो अपना नियतांक है sin i बट्टे sin r, वही बच्चों क्या है अपना अपवर्तनांक। क्या है बच्चों, अपवर्तनांक। क्या होता है, sin i बट्टे sin r। ठीक है, समझते हैं अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखिए, अपवर्तनांक का बेसिक सा मीन ये होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगा तो वो अपनी जगह से कितना डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो दूर जाएगा, पास जाएगा, ये तो डिपेंड करेगा कि वो माध्यम सघन या विरल है। ठीक है, लेकिन वो टिल्ट किस हद तक होगा, प्रकाश किरण कितनी मुड़ेगी, ये डिपेंड करेगा उस माध्यम की प्रकृति पे। किसी बच्चों, उस माध्यम की प्रकृति पे। हर माध्यम का अपना अपना अलग अपवर्तनांक होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। निर्वात, निर्वात का अपवर्तनांक बच्चों होता है 1। क्या होता है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण जरा सी भी टिल्ट नहीं होगी। वायु, वायु का बच्चों अपवर्तनांक होता है लगभग 1 होता है, 1 ही मानते हैं। बट बात करें जब डीप पॉइंट में तो उसको हम लेते हैं 1.0003, जो कि लगभग 1 के इक्वल होता है। बात करें जल की, तो जल का बच्चों अपवर्तनांक होता है 1.33। एल्कोहल, जिसे हम शराब कहते हैं, इसका बच्चों होता है कितना होता है, 1.36। कांच का बच्चों अपवर्तनांक होता है 1.5। तो देखिए यहाँ पे सबसे जो कम अपवर्तनांक है ना के बराबर, वो है अपना निर्वात का। लेकिन जितने भी अपने मटेरियल हैं, जितने भी अपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं, उनमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है किसका होता है बच्चों, हीरा यानी कि डायमंड का। कितना होता है बच्चों, 2.4। किसका होता है बच्चों, 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, यानी कि प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा बच्चों किसमें होती है, हीरे में। किसमें बच्चों, हीरे में। सबसे कम निर्वात में, उससे ज्यादा वायु 1.003, 1.0003, जल में 1.33, अल्कोहल में 1.36, कांच में बच्चों 1.5 और डायमंड यानी हीरे में होती है बच्चों 2.4, 2.4। ये थी बच्चों अपने कुछ अपने अपवर्तनांक की वैल्यूज अब डिफरेंट मीडियम्स में। यानी कि हम कहेंगे कि हर किसी मीडियम का अपना खुद का अपवर्तनांक होता है। इसे हम फाइंड कर सकते हैं sin i बट्टे sin r के फॉर्मूले से। ठीक है, समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा है 1n2 बराबर n2 बट्टे n1। समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बच्चों, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष, क्या बच्चों, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहेंगे बच्चों, 1n2 कहेंगे। 1n2 बराबर n2 बट्टे n1। यहाँ पे 1 पहला माध्यम है और 2 दूसरा माध्यम है। समझते हैं थोड़ा सा। प्रकाश किरण कितनी टिल्ट होगी, कितनी डिस्टर्ब होगी अपने मार्ग से, ये डिपेंड करेगा कि प्रकाश किरण आ कहां से रही है और कौन से माध्यम में जा रही है। ठीक है, अगर प्रकाश किरण वायु से सीधे पानी में आएगी तो उसकी डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर वो पानी से वायु से कांच में जाएगी तो उसका डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, यानी प्रकाश किरण क्या होगी, ज्यादा मुड़ेगी। सबसे कम ना के बराबर इसमें मुड़ेगी निर्वात में, और सबसे ज्यादा प्रकाश किरण मुड़ेगी बच्चों हीरे में। उससे कम कांच, फिर अल्कोहल, फिर जल, वायु लगा रहेगा वो तो अपना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मेन पॉइंट जो आपको क्या समझना है, ये समझना है कि निर्वातांक जो होता है वो हर किसी मटेरियल की अपनी अपनी एक फिक्स, क्या बच्चों, फिक्स वैल्यू होती है, जो हम अपने फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, अपनी पॉजिटिव वैल्यू होती है किसी भी मटेरियल की, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं अपने फॉर्मूले से। यहाँ पे 1n2 का मतलब है n2 बट्टे n1, यानी कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि अर्थात प्रथम माध्यम के हिसाब से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाकर कितना मोड़ा, कितना मोड़ा, यही है बच्चों अपना प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं जो अपना अपवर्तन है, अपवर्तन होता क्यों है, थोड़ा समझते हैं उसके रीजन। तो सुनिए ध्यान से, दो माध्यम लेते हैं, विरल और यहां लेते हैं सघन, विरल और सघन। सुनिए ध्यान से, यहां पे डेंसिटी कम है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यानी कि जब प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगी, जब प्रकाश किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, थोड़ी सी कम, क्या हो जाएगी बच्चों, थोड़ी सी कम, या फिर आप कह सकते हैं उसकी स्पीड हो जाएगी चेंज, क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज। यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो डेंसिटी की चेंज की वजह से उसकी स्पीड में क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज, क्या हो जाएगा उसकी स्पीड में चेंज, और उसी स्पीड के चेंज की वजह से प्रकाश किरण मुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, प्रकाश का अपवर्तन बच्चों क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश किरण माध्यम चेंज करती है तो उसकी स्पीड में क्या होता है बच्चों, चेंज, क्या होता है, चेंज आता है, और उसी चेंज की वजह से प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यहां से अपना फॉर्मूला और बनेंगे जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी अपनी नोट्स हो आप उसको प्रॉपर बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।